हेलो स्टूडेंट, मैं एस के सिंह आप सभी छात्रों का केमिस्ट्री क्लास में वेलकम करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने देखे थे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में बात की थी। ऑन द बेसिस ऑफ एटम के हिसाब से एलिमेंट को हमने दो पार्ट में बांटा था। कुछ मोनो एटॉमिक एलिमेंट होते हैं, कुछ पॉली एटॉमिक एलिमेंट होते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन ही। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से एलिमेंट को हमने तीन पार्ट में बांटे हैं। कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं, कुछ मेटलॉइड हैं। चलिए तो अगला देखते हैं। बी में ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से एलिमेंट को तीन सेक्शन में डिवीजन किया गया। कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ मेटलॉइड हैं। मेटलॉइड, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। मेटल के बारे में बात करें तो मेटल में जनरली खासियत होता है, कहेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाले को मेटल कहते हैं जनरली। सिंपली वे में अगर मेटल के बारे में बात करें तो कहेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली। नॉन मेटल के बारे में बात करें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली। मेटलॉइड के बारे में बात करें कहेंगे मे बी लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों काम करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी करता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी करता है। इलेक्ट्रॉन के हिसाब से एलिमेंट को तीन पार्ट में बांटे हैं। कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ मेटलॉइड होते हैं। मेटल की खासियत होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और मेटलॉइड में भी लॉस भी करता है और गेन भी करता है। चलिए मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं। पीरियोडिक टेबल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीटी कहते हैं। पीटी को दो पार्ट में बांटा गया है। पीटी में दो तरह का लाइन होते हैं, कुछ वर्टिकल लाइन होते हैं, वर्टिकल लाइन, और कुछ होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं, आगे चल के यही वर्टिकल लाइन कहलाता है ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं पीरियड। मतलब पीटी में दो होता है, ग्रुप होता है और पीरियड होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा पीरियड है, जबकि वर्टिकल लाइन हमारा क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। चलिए तो ग्रुप के हिसाब से मेटल के बारे में बात करें, मेटल जिसका सफिक्स नेम जनरली, सफिक्स नेम अम होता है। मेटल के नाम के अंत में जनरली अम लगता है, जैसे आपका सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, नाम का अम लग रहा है। क्रोमियम हो गया, ये सब मेटल है जिसके नाम के अंत में अम लगता है। मोस्ट ऑफ दी मेटल है जिसके नाम के अंत में अम लगता है, लेकिन कुछ मेटल हैं जिसके नाम के अंत में अम नहीं लगता, जैसे जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, सिल्वर को अर्जेंटेनम भी कहते हैं, आयरन हो गया जिसको फेरम कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी मेटल के नाम के अंत में अम लगता है।
पहचानने का तरीका है, हम जिसमें लगा रहे वो सब के सब मेटल होते हैं, केवल हीलियम को छोड़ के। हीलियम नॉन मेटल होता है जिसके नाम का अंत में अम लगा है। मेटल को एक परफेक्ट अगर पहचानना है तो उसको ग्रुप वाइज हम स्टडी करेंगे मेटल को। कुछ ग्रुप जो होते हैं वो मेटल ग्रुप कहलाता है, जिसमें ग्रुप फर्स्ट ए जिसका डायलॉग है, हे ली ना की रूबी सर्कस से फरार। यह कहेंगे हे ली ना कर रब से फरियाद। ये याद करने का तरीका है। जैसे ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबेडियम है, सीजियम है और फ्रेंसियम है। इस सभी का बारीक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, और इस सभी की वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है। ग्रुप सेकेंड ए के बारे में बात करें, ग्रुप सेकेंड ए मेटल का ग्रुप कहलाता है। सेकेंड ए जिसमें आता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप रे। ग्रुप सेकेंड ए है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2 होगा। ग्रुप थर्ड ए मेटल ग्रुप कहलाता है। ग्रुप थर्ड ए जिसमें आता है बाल, गंगा, इंडियन, तिलक। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और वैलेंसी इसका 3 होगा। इसके अलावा कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट भी मेटल होते हैं। डी ब्लॉक से याद आया कि ये दोनों को दोनों एस ब्लॉक में है। इसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, ग्रुप फर्स्ट ए और सेकेंड ए, जबकि ग्रुप थर्ड ए आपका पी ब्लॉक में आता है। और ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक स्टार्ट होता है 21 से लेके 30 तक। 21 से 30 तक डी ब्लॉक के हैं। अब इसमें जब कोई ये ग्रुप है, ये वर्टिकल लाइन है, अब इधर हॉरिजॉन्टल लाइन है। लगातार चलेंगे 21 से लेके 30 तक, यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये सब आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। 21 से 30 तक आपका। फिर दूसरा में आता है सेकेंड ट्रांजिशन से 39 से लेके 48 तक। लगातार इसमें आएगा क्योंकि ये आपका पीरियड में चल रहे हैं। ये हमारा पीरियड हुआ, जबकि इस तरह से मूव करेंगे तो ये हमारा ग्रुप हुआ। टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में और लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में। इसका मतलब कि ये हमारा वर्टिकल लाइन हुआ, और वर्टिकल लाइन को ग्रुप से इंडिकेट करेंगे। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम किससे इंडिकेट करते हैं, पीरियड से इंडिकेट करते हैं। 39 से लेकर 48 तक मतलब इथेरियम, जिरकोनियम, नोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर, कैडमियम। कैडमियम के बाद इंडियम यहां आ जाता है। कैडमियम तक आपका 48 आता है। उसके बाद आपका 57, 57, और 57 के जस्ट बाद आता है 72 से लेके 80 तक। इसका मतलब 57 और 72 के बीच में जो एलिमेंट का गैपिंग है, ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट आता है। यानी 58 से लेके 71 तक के एलिमेंट पीरियड टेबल में नीचे दब गया है, जिसको हम कहते हैं लेंथेनाइड सीज और एक्टेनाइड सीज आता है एफ ब्लॉक में। यानी 58 से लेके 71 तक आपका लेंथेनाइड सीज का है एलिमेंट, जिसको एफ ब्लॉक में आप पढ़ेंगे। तो ये आपका डी ब्लॉक है, यानी 57, 72 टू 80, ये सब के सब मेटल होते हैं। इसके अलावा एफ ब्लॉक एलिमेंट भी मेटल होते हैं, और ये सभी का वैलेंस क्या होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी मतलब वैलेंसी आपका बदलते रहता है।
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल होता है। तो ये तो मेटल का लिस्ट है, इसमें आपको ध्यान रखना है, मेटल में कुछ नोट करके याद रखना है। देखो तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में भी लिखे हैं, भी को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, भी हमारा वैलेंसी है, और वैलेंसी होता है नंबर ऑफ लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करेगा उसी को हम कहते हैं क्या, वैलेंसी, नंबर ऑफ लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जीआर को कहते हैं ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर। नोट करके ध्यान रखना, मेटल के लिए याद रखना, मेटल में ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर वैलेंसी, और वैलेंसी जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, उतना ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करेगा। ये सब के सब इक्वल होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, एल्युमिनियम के बारे में बात करें। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर वेल नोन है, एल्युमिनियम कितना होता है, 30। इसके बारे में ग्रुप के बारे में बात करें, ये ग्रुप थर्ड ए का है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा। इसकी वैलेंसी के बारे में बात करें, इसका वैलेंसी 3 होगा। इसका मतलब एल्युमिनियम अगर 13 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा 13 होगा। अब 13 इलेक्ट्रॉन का अगर लिखना है एल्युमिनियम का, या ध्यान से देखो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा एल्युमिनियम, यहाँ पे एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज होगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो 2 और 8, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो लॉस कर चुका है। यानी ये लॉस क्यों करता है एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पीछे कॉज है ऑक्टेट। ये ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट स्टेबिलिटी अगर गेन करना चाहता है उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट का एक टेंडेंसी होता है लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके वो अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करता है, जिसके कारण वो स्टेबल हो जाता है। इसी नियम को कहते हैं हम ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम कहते हैं ऑक्टेट रूल। तो एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसके पीछे कॉज है कि अगर एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये नियम की तरह बिहेव करेगा, इनर्ट गैस की तरह बिहेव करने लगेगा और मोर स्टेबल फॉर्म होगा। दूसरा, सेकेंड में आपका मेटल के बारे में बात करें तो कौन कौन से ब्लॉक मेटल होते हैं। मेटल आपका मेटल एस ब्लॉक एलिमेंट मेटल होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट मेटल होते हैं,
परफेक्टली जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है सबके सब मेटल हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट मेटल होते हैं। पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक होता है जिसमें 3 ब्लॉक पे मेटल का कब्जा है। एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, सॉरी एस ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया और एफ ब्लॉक है। ये 3 ब्लॉक मेटल है। पी ब्लॉक में कुछ मेटल भी होते हैं, कुछ नॉन मेटल भी होते हैं, कुछ मेटल वाइड भी होते हैं। चलिए तो नॉन मेटल के बारे में जरा स्टडी करते हैं। नॉन मेटल, नॉन मेटल के बारे में बात करें तो ग्रुप वाइज देखेंगे। अगर नॉन मेटल तो थर्ड ए तक तो मेटल ग्रुप आता था, थर्ड के बाद फोर्थ ए आता है ग्रुप, फोर्थ ए, और ये नॉन मेटल ग्रुप कहलाता है जिसका डायलॉग है कैसी गीत सुनाओ प्यारे बलम या प्यारे भाई, या काशी जी ने शंकर पार्वती। इस सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है और इस सभी की वैलेंसी क्या होता है? 4 होता है। ग्रुप फिफ्थ ए के बारे में बात करें, ग्रुप फिफ्थ ए जिसका नाइट्रोजन हो गया, नाना, पापा, आंटी सब बीमार, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है और इसकी वैलेंसी क्या होती है? 3। अभी तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बराबर होता था, लेकिन यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है लेकिन वैलेंसी अब क्या हो गया? 3 हो गया, क्योंकि ये नॉन मेटल है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। अगर गेन करता है यानी इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है और 8 पुराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3, इसलिए इसका वैलेंसी 3 होता है। ग्रुप 6A के बारे में बात करें, ग्रुप 6A जो कि नॉन मेटल ग्रुप है जिसमें आता है ओस से टिपू, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और वैलेंसी इसका क्या हो जाता है? 2। ग्रुप 7A के बारे में बात करें, ग्रुप 7A फिर कल बारात आई, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और वैलेंसी कितना हो जाएगा? तो 1। ये हमारा कौन सा हो गया? नॉन मेटल का ग्रुप हो गया। ये सब के सब आपका पी ब्लॉक में आते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं? पी ब्लॉक। अगर नॉन मेटल का अगर नोट देखा जाए तो नोट करके याद रखना, नॉन मेटल में नोट कि ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, लेकिन नोट इक्वल टू वैलेंस। वैलेंसी जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, उतना ही नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। तो वो ये वैलेंसी निकालने का नॉन मेटल के लिए तरीका है, वैलेंसी बराबर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे, क्या निकल के आएगा? वैलेंसी निकल के आएगा। जैसे एग्जांपल में जा देखो, फास्फोरस के बारे में बात करें। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 50। इसका मतलब इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के पास। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 5। अब यहां से फास्फोरस क्या करेगा? नॉन मेटल है। अब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि कोई भी एलिमेंट स्टेबिलिटी तभी गेन करेगा जब इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अभी फास्फोरस के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है,
अगर 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन है किसी के बाहरी कक्षा में तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, और 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन अगर बाहरी कक्षा में है तो वो जनरली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फास्फोरस पे 3 माइनस चार्ज। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 15 प्लस क्या हो जाएगा 3, 18। अगर कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 2, 8, 8। अब इसके बाहरी कक्षा में कितने, अभी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन था, अब इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब इतना तो समझ में आ गया कि कोई एलिमेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों करता है, कोई एलिमेंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों करता है। इसके पीछे कॉज है स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा, तो किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो स्टेबल कहलाने लगता है। इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन के लिए वो या तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करके 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, या इलेक्ट्रॉन गेन करके एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। इसलिए ये तो मेटल और नॉन मेटल का कहानी है। अगला देखते हैं मेटलॉइड के बारे में बात करें। मेटलॉइड तीसरा है मेटलॉइड, जो कि दोनों काम करता है। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है। मेटलॉइड दोनों प्रॉपर्टी है। मेटलॉइड को अगर अच्छी तरह समझना है तो ग्रुप 3 से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 3 जिसका डायलॉग है बाल, गंगा, इंडियन, तिलक। ग्रुप 4 के बारे में बात करें। 4 काशी, जीने, शंकर पार्वती। ग्रुप 5 के बारे में बात करें। ग्रुप 5 नाना, पापा, आंटी सब बीमार। ग्रुप 6 के बारे में बात करें। ओस से 50। और ग्रुप 7 के बारे में अगर बात करें, 7 तो फिर कल बारात आई। अब मेटलॉइड का स्टडी करना है, इसका मतलब तीसरा ग्रुप से स्टार्ट करना है और 7वां ग्रुप तक जाना है। इसी के बीच में मेटलॉइड एडजस्ट है, मेटलॉइड इसी में रहता है। तीसरा ग्रुप में 1 मेटलॉइड होते हैं, चौथा में 1 को छोड़ के 2 मेटलॉइड हैं, 5वां में 2 को छोड़ के 2 मेटलॉइड हैं, 6वां में 3 को छोड़ के 2 मेटलॉइड हैं, 7वां में 4 को छोड़ के 1 मेटलॉइड है। बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तीसरा ग्रुप से स्टार्ट करना और 7वां ग्रुप तक चलना है। तीसरा ग्रुप में 1 मेटलॉइड है, चौथा में 1 को छोड़ के 2 मेटलॉइड है, 5वां में 2 को छोड़ के 2 मेटलॉइड है, 6वां में 3 को छोड़ के 2 मेटलॉइड है, और 7वां में 4 को छोड़ के 1 मेटलॉइड है। इसका मतलब एक छोड़ते जाना है, यही हमारा मेटलॉइड कला है। ये मेटल और नॉन मेटल का बॉर्डर है मेटलॉइड, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल का ये बॉर्डर कहलाता है। इसका मतलब ये मेटलॉइड और मेटलॉइड के नीचे जो होता है ये मेटल कहलाता है। मेटलॉइड के ऊपर जो है ये कहलाता है नॉन मेटल। इसका मतलब मेटलॉइड का जब स्टडी किए तो ये स्पष्ट हो गया कौन से एलिमेंट मेटल हैं, कौन से एलिमेंट नॉन मेटल हैं। ग्रुप मेटल और नॉन मेटल होने से सारे एलिमेंट मेटल या नॉन मेटल नहीं होते। ग्रुप के मेटल या नॉन मेटल होने से सारे एलिमेंट नॉन मेटल या मेटल नहीं होते। जैसे ग्रुप 1 है, 2 है, 3 है।
ग्रुप मेटल ग्रुप है, लेकिन क्या सारे एलिमेंट मेटल हैं? तो नहीं। फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए नॉन मेटल ग्रुप है। इसका मतलब ग्रुप नॉन मेटल है, लेकिन सारे एलिमेंट नॉन मेटल नहीं है। चलिए टोटल मेटलॉइड के बारे में बात करें तो 1, 2, 3, 5, 7 और 8, टोटल 8 मेटलॉइड है। मेटलॉइड के नीचे मेटल है, मेटलॉइड के ऊपर क्या होता है? नॉन मेटल है। यानी आपका थर्ड ए में एक मेटलॉइड है, बाकी सबके सब मेटल है। फोर्थ ए में एक नॉन मेटल है, 2 मेटलॉइड है और 2 मेटल है। अगर देखा जाए एलिमेंट की संख्या के बारे में बात करें तो फोर्थ ए में नॉन मेटल तो 2 है, सॉरी मेटल आपका 2 है, मेटलॉइड 2 है, नॉन मेटल तो एक ही है, लेकिन फोर्थ ए को नॉन मेटल ग्रुप कहा गया। देखो जी, इसमें केवल एक ही एलिमेंट नॉन मेटल है, 2 तो मेटलॉइड है और 2 तो मेटल है, लेकिन इस ग्रुप को नॉन मेटल ग्रुप कहते हैं। कार्बन के कारण इस ग्रुप को नॉन मेटल ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि कार्बन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कार्बन। कहते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकेले कार्बन मिल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निर्माण किया। इसका मतलब क्या कि ये सभी पे ये कार्बन जो होता है ज्यादा भारी पड़ता है, इसलिए इस ग्रुप को नॉन मेटल ग्रुप कहते हैं। लेकिन इसमें नॉन मेटल एक है, मेटलॉइड 2 है, मेटल क्या है? 2 है। इसमें नॉन मेटल 2 है, मेटलॉइड 2 है, लेकिन मेटल 1 है। इसमें नॉन मेटल 3 है, मेटलॉइड 2 है, इसमें मेटल नहीं है। और इसमें नॉन मेटल 4 है, मेटलॉइड 1 है। ये तो हुआ मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की कहानी। यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट समाप्त हुआ। अगला सेक्शन में देखते हैं आपका कंपाउंड के बारे में। चलिए प्रॉपर्टी और क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए अगला कंपाउंड। कंपाउंड पे डिटेल्स हम स्टडी करेंगे, 2 सेक्शन पे काम करेंगे। पहला प्रॉपर्टीज, दूसरा क्लासिफिकेशन। पहला प्रॉपर्टीज, दूसरा क्या होगा? क्लासिफिकेशन। तो चलिए पहला देख लेते हैं ए में। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में अगर बात किया जाए, सबसे पहला वर्ड क्या कहेंगे कंपाउंड का? एलिमेंट में कहते हैं एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होता है, तो कंपाउंड भी हमारा कौन सा सब्सटेंस होगा? प्योर सब्सटेंस होगा। कंपाउंड हमारा प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम। डिफरेंट एटम से बना हुआ होता है कंपाउंड। कंपाउंड का कहेंगे फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। जनरली ये फ्री स्टेट में नेचर में पाया जाता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल
इज, कंपाउंड का सबसे छोटा कण जो होता है वो मॉलिक्यूल होता है। बस यही चार बातें आपको ध्यान रखना है कंपाउंड के बारे में। ऐसे तो लंबा चौड़ा काम करना है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कंपाउंड पर ही काम करेंगे, लेकिन सिंपली वे में अगर कहा जाए कंपाउंड के बारे में तो सबसे पहला कहेंगे कंपाउंड हमारा प्योर सब्सटेंस है। दूसरा कहेंगे कंपाउंड मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स, कंपाउंड डिफरेंट एटम से बना होता है। कंपाउंड फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, नेचर में ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। कंपाउंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है, कंपाउंड का छोटा कण क्या होता है? मॉलिक्यूल। ये तो था प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड के बारे में बात करें। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, देखो जी कंपाउंड को सोर्स के हिसाब से दो पार्ट में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के हिसाब से दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। सिंपली भी में पहले से भी जानते होंगे कंपाउंड को दो पार्ट में बांटा गया है। कंपाउंड, कुछ कंपाउंड हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ को कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिजिकल कंपाउंड नहीं होता, फिजिकल केमिस्ट्री होता है, लेकिन फिजिकल कंपाउंड होता है, फिजिकल स्टेट होता है जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस, कुछ कंपाउंड सॉलिड होते हैं, कुछ कंपाउंड लिक्विड होते हैं, कुछ कंपाउंड गैस होते हैं। तो फिजिकल कंपाउंड नहीं होता है। केमिस्ट्री में तीन पार्ट था, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कंपाउंड को दो पार्ट में बांटे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिजिकल कंपाउंड नहीं होता, फिजिकल स्टेट होता है जिसमें सॉलिड लिक्विड और गैस आता है। अब यहां पर कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, तो कहेंगे वैसा टाइप का कंपाउंड जो प्राप्त होता है लिविंग सब्सटेंस से, ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सब्सटेंस। लिविंग सब्सटेंस से प्राप्त होने वाले कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं जनरली। जो नॉन लिविंग सब्सटेंस से प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सिंपली भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंस। लिविंग सब्सटेंस से प्राप्त होने वाले कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और जो नॉन लिविंग सब्सटेंस से प्राप्त होता है वो आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। लिविंग सब्सटेंस कहने का मतलब प्लांट एंड एनिमल। जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त हो वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नॉन लिविंग सब्सटेंस रॉक हो गया, मिनरल, ईटीसी, इस सब से प्राप्त होगा तो वो क्या कहलाएगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा हम करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है,
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्दर ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में बांटा गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में बांटा गया। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहेंगे किसको? तो कहेंगे मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें, कहेंगे मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अदर एलिमेंट से जो बनता है उसको हम डेरिवेटिव हाइड्रो। अब हाइड्रोकार्बन को फर्दर कई पार्ट में बांटेंगे, डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन को कई पार्ट में बांटेंगे। हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन को दो सेक्शन में बांटते हैं। कुछ को कहते हैं सैचुरेटेड, कुछ हाइड्रोकार्बन होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड इसमें केवल एक ही आता है अल्केन। अल्केन हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जबकि अनसैचुरेटेड में दो डिवीजन आता है, दो सेक्शन में बांटा गया। कुछ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्किन होता है और कुछ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कहते हैं अल्काइन। अल्किन एंड अल्काइन, कुछ अल्किन होता है, कुछ अल्काइन होता है। अल्किन कहेंगे कंटेन सिंगल बॉन्ड, अल्किन कंटेन डबल बॉन्ड, अल्काइन कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड अगर कंटेन करता है तो वो अल्किन है, डबल बॉन्ड को कंटेन करता है तो वो अल्किन है, और ट्रिपल बॉन्ड को अगर कंटेन करता है तो वो क्या कहलाता है? अल्काइन कहलाता है। अल्किन का अगर जनरल फार्मूला देखा जाए, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2।
जबकि अल्किन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n माइनस। यही है अल्केन अल्किन अल्काइन। इसका मतलब जितना कार्बन होगा उससे दुगुना से दो ज्यादा हाइड्रोजन होगा तो वो अल्केन है। जितना कार्बन है उसका दुगुना हाइड्रोजन है तो अल्किन है। जितना कार्बन है उससे दुगुना से दो कम है तो वो अल्काइन है। यानी दो जोड़ो, दो हटाओ और दो घटाओ तो ये अल्केन अल्किन अल्काइन में फॉर्म करता है। दो जोड़ने पे CnH2n में दो जोड़ देंगे तो अल्केन हो जाएगा, दो हटा देंगे CnH2n में दो हटा दिए तो अल्किन हो गया, और दो घटा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, अल्काइन कहलाएगा। जैसे अब आपका एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें, अगर n बराबर हम 3 लिए, फॉर्मूला यहां क्या बनेगा C3H, इससे दुगुना से दो ज्यादा H8। जैसे n का मान आपका 4 लिए, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा C4, जितना कार्बन है उससे दुगुना हाइड्रोजन H8। यही ना है n, यहाँ 2n दुगुना। इसका एग्जाम्पल देखा जाए, इसका मतलब n का मान अगर 2 लिए तो ये हो जाएगा आपका C2, जितना कार्बन दुगुना से दो कम, दो दुना 4, 4 में से दो घटाएंगे 2 होगा, C2H2 हो गया अल्काइन। तो बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है उसको ढूंढना है कि कौन अल्केन है, कौन अल्किन है, कौन अल्काइन है। आगे नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल से इस पे काम करेंगे। अभी तो हम सिंपल सा जीरो मान के स्टार्ट किए कि केमिस्ट्री कुछ नहीं जाना, एकदम बेसिक से छोटी छोटी बातें, सारी बातों को बताया जाए। अगर केमिस्ट्री सीखना है तो उसके लिए छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो वही जीरो लेवल क्लास चल रहा है कि ये तो 9th 10th में पढ़े होंगे, और जनरल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर दिया रहेगा तो पहचान सकते हैं कौन अल्केन है, कौन अल्किन है, कौन अल्काइन। डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें, डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन, इसमें कई टाइप के होते हैं। पहला हेलोजन डेरिवेटिव। अगर हेलोजन डेरिवेटिव है, इसमें दो सेक्शन आता है हेलोजन डेरिवेटिव में, या तो हेलो अल्केन, हेलो अल्केन या हेलो बेंजीन आता है। 12th का पहला चैप्टर यही है, हेलो अल्केन और हेलो बेंजीन। हेलो अल्केन का अगर जनरल फार्मूला देखेंगे तो कहेंगे CnH2n +1 X। एक हाइड्रोजन गया, उसकी जगह पे एक हेलोजन आ गया। इसका जनरल फार्मूला देखेंगे तो कहेंगे C6H5 और X, वेयर यहां पे X जो है, X आपका हेलोजन ग्रुप होता है। हेलोजन ग्रुप यानी ग्रुप 7th A। 7th A ग्रुप को हम हेलोजन ग्रुप कहते हैं। यानी X हो सकता है आपका फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो एंड आयोडीन हो, इस सभी को X से इंडिकेट करते हैं। दूसरा आपका, तो यहां मान पुट करेंगे। सेकेंड में आता है
ऑक्सीजन डेरिवेटिव, ऑक्सीजन डेरिवेटिव में भी फर्दर 2 सेक्शन में आता है। फैमिली फर्स्ट, फैमिली सेकेंड। फैमिली फर्स्ट में ऑक्सीजन कंटेन सिंगल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है। फैमिली सेकेंड में ऑक्सीजन कंटेन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन कंटेन सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन कंटेन डबल बॉन्ड। चलिए तो फैमिली फर्स्ट और फैमिली सेकेंड को बारी बारी से देखते हैं। सिंगल बॉन्ड अगर ऑक्सीजन कंटेन करता है तब क्या क्या होगा, डबल बॉन्ड कंटेन करता है तब क्या क्या होगा। अगर सिंगल बॉन्ड करता है तो उसमें आता है आपका अल्कोहल, पहला अल्कोहल आता है जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 1 OH, H2n प्लस 1 OH, इसको हम कहेंगे अल्कोहल। दूसरा आता है फिनॉल, यहां पे लिखते हैं अल्कोहल जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n प्लस 1 OH। दूसरा आता है आपका फिनॉल जिसका फार्मूला होता है C6H5OH। तीसरा होता है ईथर जिसका फार्मूला होता है ROR। यहाँ पे R जो है या R डैश कहेंगे अल्काइल ग्रुप होता है। R या R डैश को हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n प्लस 1। इसका मतलब इतना को हम R भी कह सकते हैं, ROH, इतना को हम R से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ये हमारा R है। इधर जो आता है फैमिली सेकेंड में, फैमिली सेकेंड में आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसमें आपका पहला आता है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला होता है R C डबल बॉन्ड OH, इसको अल्डिहाइड करते हैं। दूसरा आता है कीटोन, कीटोन जिसका फॉर्मूला होता है R C डबल बॉन्ड OR, इसको कीटोन कहते हैं। तीसरा आता है आपका कार्बोजेलिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है R C डबल बॉन्ड OH। ये सबको ध्यान रखना है, ये सब ऑर्गेनिक में बार बार यूज करना है। तो ये तो है आपका
फैमिली फर्स्ट में आया अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, 3 आता है। सब में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। और फैमिली सेकंड में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, जिसमें अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला आपका आता है सी में, लास्ट है नाइट्रोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। नाइट्रोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। नाइट्रोजन डेरिवेटिव में आपका 3 आता है। नाइट्रोजन डेरिवेटिव में 3 आता है। पहला एमीन आएगा, दूसरा आएगा एनिलीन, एनिलीन, और तीसरा आता है डाइजोनियम सॉल्ट। एमीन का जनरल फार्मूला होता है आपका आर के साथ, आर यहाँ अल्काइल ग्रुप है, यही है आर अल्काइल ग्रुप, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+1। आर के साथ NH2 होगा तो उसको एमीन कर देंगे। इसका जनरल फार्मूला होता है C6H5NH2, इसको कर देंगे एनिलीन। यहाँ C6H5OH था तो फिनॉल हो गया, यहाँ C6H5X हो गया तो एनिलीन हो गया। डाइजोनियम साल्ट के बारे में बात करें तो जनरली C6H5N2X, इसको हम करते हैं कौन सा, डाइजोनियम साल्ट। तो ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन था। ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे फंडामेंटल पार्ट 3 में, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका जनरली 3 सेक्शन में आता है। कुछ एसिड हैं, कुछ को कहते हैं बेस, कुछ है हमारा साल्ट, जिसके बारे में अगले सेक्शन में काम करेंगे। इसका मतलब कि फंडामेंटल पार्ट 1 यहां पे समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में लेकर आएंगे फंडामेंटल पार्ट 2, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर से कोरिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो कि 9th-10th में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, परमाणु संरचना के बारे में। उसी से कोरिलेटेड ढेर सारी बातें करेंगे उसमें फंडामेंटल पार्ट 2 में। और फंडामेंटल पार्ट 1 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, फंडामेंटल पार्ट 1 में तो थोड़ा सा याद करने वाला चीज़ है, सेक्शन है, लेकिन फंडामेंटल पार्ट 2 में ढेर सारा सेक्शन जो है समझने वाला है, उसमें मेमोराइज करने का कम है पॉइंट और समझना ज़्यादा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल पार्ट 2 केमिस्ट्री के लिए। चलिए तो अगले लेक्चर में हम मुलाकात करते हैं फंडामेंटल पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।